शर्मा जी ने राजवीर को माही के कमरे से नीचे उतरकर अपने कमरे में जाते हुए देख लिया था और इसलिए वो राजवीर से बात करने के लिए उसके कमरे में आते हैं और राजवीर को बताते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है उसे बदलते हुए और मुस्कुराते हुए देखकर। राजवीर कहता है, अंकल, उस वक्त इतना नहीं समझ पाया कि अगर उसे सच में आत्महत्या करनी होती तो ये मेरे सामने थोड़े ना नाटक करती। वो तो मेरी नज़रों से दूर जाकर, मेरी क्या, सभी की नज़रों से दूर जाकर, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना होता, वो ये सब करते हैं। पर उसने जानबूझकर किया और मैं इतना बेवकूफ़ था, अपनी बेबी को मैं घर से निकाल दिया। तो क्या लगता है, आएगी तुम्हारे पास दोबारा? राजवीर कहता है, नामुमकिन नहीं है। झांसी की रानी है, वो छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ जाया करती है और मैं तो उसका इतना बड़ा दोषी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे उसके बहुत सारे ताने, बहुत सारे रुसवाइयाँ, बेरुखी और बहुत थप्पड़ भी खाने पड़े उससे। शर्मा जी हंसने लगते हैं। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर उसके हाथों मार खाकर वो मेरे पास वापस आ जाती है तो हाँ, मैं थप्पड़ खा सकता हूँ। अगर मुझे मार कर उसका गुस्सा शांत होता है तो मार ले, मुझे जितना मारना चाहती है। शर्मा जी जोर से हंसते हैं और फिर राजवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई, जहां तुम किसी को देख लो तो लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, वही इंसान मुझसे कह रहा है कि किसी और से मार खाना चाहता है। इश्क की आग लग चुकी है बरखुरदार। अब देखना है कब तक तुम जलते हो और कितने लोगों को जलाते हो। कहते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं, हिम येलो है, येलो कलर के कपड़े पहन कर आना, और वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दरवाजे के पास पहुंचकर पलटकर राजवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, करीबन 8 से 10 साल बाद तुम्हें इस रंगों के कपड़ों में देख रहा हूँ। फिर से पहले की तरह तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है और मैं भी कोशिश करूंगा माही तुम्हारे पास वापस आ जाए। इसलिए नहीं कि तुम उसे चाहते हो, बल्कि इसलिए भी कि माही को भी वो खुशियां मिलनी चाहिए जो एक आम लड़की को मिलता है। उसका पति, उसके बच्चे का बाप उसके साथ हो, ये मैं भी चाहता हूँ। कहते हुए अपना अंगूठा थम्स अप करके राजवीर की तरफ दिखाते हैं और चले जाते हैं। राजवीर उनको जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, आसान नहीं है अंकल, उसके साथ बहुत गलत किया है मैंने, लेकिन जो अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है वो है उस श्रवण को उससे दूर करना। पता नहीं क्यों उसको देखते ही तन बदन में आग लग जाती है। राजवीर भी उठता है और अपने लिए लाए हुए कपड़ों में से येलो कलर का कुर्ता पजामा निकाल कर तैयार होने लगता है। माही ने वीर को पीला कुर्ता और पजामा पहनाकर उसकी कान के पीछे नजर का टीका लगा दिया। उसकी नजर उतारते हुए उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अपने कपड़े लेकर तैयार होने चली गई। तभी शीतल कमरे में आई। माही येलो लहंगा पहनकर हल्के फुल्के फूलों वाली ज्वेलरी पहन रखी थी। शीतल ने भी आज पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उसने उसी से मैचिंग ज्वेलरी पहना था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही शीतल को देखते हुए सीटी बजाकर कहती है, आज लगता है भैया पर बिजली गिरने वाली है। शीतल माही को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, लेकिन ये बिजली आजकल दूर से ही गिर रही है बेचारे पर। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगती हैं। तभी मयंक आता है। मयंक को देखकर माही ये कहकर कमरे से निकल जाती है कि मैं वीर को देखकर आती हूँ। माही के जाते ही मयंक शीतल के पास आता और कहता है, तो क्या कह रही थी तुम माही से? मयंक उसके बाजू को पकड़कर अपने पास लाते हुए उसके बालों में लगे हुए फूल को ठीक करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। आज तुमने अपनी नजर का टीका लगाया? शीतल अपनी आंखों से काजल निकालती है और मयंक के कान के पीछे लगाते हुए कहती, नजर तो आपको लगी है मुझे। मयंक उसके हाथ से वो पकड़कर उसके कान के पीछे ले जाते हुए लगा देता और कहता है, ये शादी की तैयारी देखकर मुझे हमारी शादी याद आ रही है। शीतल कुछ कहती है उससे पहले ही वीर उछलता कूदता घर में आता और कहता है, मामा मामी कहाँ है? मम्मी नहीं मिल रही है, देखो ना, मेरे पैजामे का नारा नहीं खुल रहा है। मैं उसे गोद में उठाता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। सभी तैयार होकर हल्दी की रस्म के लिए बाहर आ चुके थे। पूजा के ससुराल से दूल्हे की उतरी हुई हल्दी लेकर उसके ससुराल से कुछ लोग आने वाले थे। राजवीर जानता था कि श्रवण भी जरूर आएगा। राजवीर अपने मन में कहता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये श्रवण का बच्चा भी जरूर आएगा। होता
भी कुछ ऐसा ही है। जब तक राजवीर अपनी धुन में था तब तक श्रवण और कुछ और उसके भाई बहन सभी हल्दी लेकर आ चुके थे। पीछे पीछे उनकी मासी भी आ रही थी। मासी और चाचा जी भी थे। सभी उनका स्वागत करते और बैठने के लिए एक जगह देते हैं। चाचा जी मौसी से माही की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये वही बच्ची है जो श्रवण को पसंद आई थी, लेकिन तलाकशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। मौसी थोड़ी पुरानी ख्याल वाली थी। उन्होंने माही को देखकर कहा, एक बच्चा है और तलाक हो गया है, जाने कैसी होगी। चाची ने कहा, बात व्यवहार से तो काफी भली लग रही थी, अच्छी होगी, पर क्या करें, जोड़ियां गलत बन जाती हैं। हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। सभी औरतें आकर पूजा को हल्दी लगा रही थी। तभी पूजा की माँ माही से भी हल्दी लगाने के लिए कहती है। माही जब हल्दी लगाने के लिए जाने लगती है तो श्रवण की मासी कहती है, बेटा तुम मत लगाओ, तुम रहने दो। जिससे माही के बढ़ते हुए हाथ रुक जाते हैं। पूजा की माँ मासी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या हुआ बहन जी। जिस पर मासी जी कहती हैं, कुंवारी या सुहागन लड़कियां अगर मेहंदी हल्दी की रस्म करे तो उचित होगा। ये तलाकशुदा है और शुभ काम में तलाकशुदा लड़कियां अगर ये अपना हाथ न लगाएं तो उचित होगा। ये सुनकर माही वहां से उठने लगती है तो पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है। माही पूजा को अपनी आंखों से ना कहते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। जिस पर मयंक वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है, शुभ और अशुभ की बात कैसे हुई। अगर किसी लड़की का तलाक हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे तलाक के लिए वो खुद जिम्मेदार थी। तलाक के लिए कोई और भी तो जिम्मेदार हो सकता है। मसी कहती हैं, जिम्मेदार भले ही कोई भी हो, पर शुभ काम है, वो हाथ न लगाए तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के भी शादीशुदा लाइफ में कोई अड़चन आए। दोनों हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। इसलिए सिर्फ शुभ हाथ पूजा को लगे ये जरूरी है। राजवीर खड़ा होकर अपने पॉकेट पे दोनों हाथ डालते हुए मासी जी की तरफ देखकर कहता है, ये तो समझने वाली बात है कि आप मेरी बात को कैसे लेती हैं, वरना शादी तो आपको भी 6 साल पहले ही टूट चुकी होती। मासी जी हैरानी से राजवीर की तरफ देखने लगती हैं। राजवीर अपना एक हाथ पैंट के पॉकेट पे रखता है और दूसरे हाथ की उंगली से माथे को कुछ खुजलाते हुए कहता है, शायद 6 साल पहले रायगढ़ में क्या हुआ था आप भूल चुके होंगे। आपकी शादी में तो किसी तलाकशुदा का हाथ नहीं लगाया था ना, तो आप कैसे फंस गई हैं सब चीज में। कोई रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने बच्चों का वास्ता देकर अपने पति के बगैर अगर शादीशुदा जिंदगी जिए तो उसको क्या कहेंगे। मासी जी चुपचाप अपनी नजर नीचे कर लेती है। राजवीर माही की तरफ देखते हुए कहता है, हल्दी लगाओ। माही उठकर जाने लगती है। पूजा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो पूजा से रिक्वेस्ट भरी नजर में कहती है, पूजा जाने दे, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कुछ गलत हो। पूजा उसका हाथ छोड़ देती है। राजवीर माही के हाथ को पकड़कर वहां पर बिठाते हुए पूजा की माँ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपको तकलीफ है अगर माही पूजा को हल्दी लगाए। पूजा की माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं बेटा, मुझे क्यों तकलीफ होगी। मयंक ने भी माही को हल्दी लगाने के लिए कहता है। माही पान के पत्ते पर हल्दी लेकर पूजा को लगा देती है। तभी राजवीर का फोन बजता है और अपना फोन रिसीव करने के लिए साइड में चला जाता है। माही पूजा को हल्दी लगाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। माही को इस तरह जाते देख राजवीर समझ जाता है कि शायद माही अभी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो भी उसके साथ उसके पीछे उसके कमरे तक जा रहा होता है। उसके कमरे तक पहुंचता उससे पहले ही उसे रास्ते में वीर दिखाई देता है, जो कि मम्मा मम्मा कहते हुए आ रहा था। वीर की नजर जैसे ही राजवीर पर गई वो राजवीर से कहता, अंकल आपने मेरी माँ को देखा है। राजवीर वीर की तरफ देखते हुए कहता, नहीं बेटा, मैं तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ। अंकल देखो ना, माँ ने मुझे कैसा पैजामा पहना दिया है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। मुझे वॉशरूम जाना है और हर बार मुझे किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। इसको खोलने के लिए मम्मा को कहना है ये निकाल कर मुझे जीन्स पहना दे। राजवीर उसे अपनी गोद में लेते हुए कहता, चलिए इस बार हम आपकी हेल्प कर देते हैं। कहते हुए उसे वॉशरूम की तरफ लेकर जाने लगता है। वीर खुश होकर अपनी टिमटिमाती आंखों से राजवीर को देखता है। राजवीर उसे गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, हर एक चीज तुम्हारी मुझ पर गई है, सिवाय तुम्हारी आंखों के रंग के, ये बिल्कुल नीली है माही की तरह। और तुम्हारी बात करने का तरीका, चेहरा, तुम्हारा उठना बैठना बोलना, सब कुछ मेरी तरह है। कहते हुए उसके होठ खुद ब खुद
वीर के गाल की तरफ बढ़ जाते हैं। वो वीर के गाल पर किस करते हुए उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारता है और उसके पैजामे की डोरी खोलते हुए उसे कहता है, अब आप अंदर चले जाओ, मैं यहीं पर हूँ। थोड़ी देर बाद वीर बाहर आता है। राजवीर उसकी डोरी को फिर से बांधते हुए कहता है, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो आप मुझे बुला लेना, अगर माँ ना मिले तो। आपका नाम क्या है अंकल? राजवीर मल्होत्रा। आपका नाम मेरे नाम से कितना मिलता है ना? यस बेटा। वीर थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। राजवीर फिर माही के कमरे की तरफ आता है। माही अपने कमरे की खिड़की से टेक लगाकर खड़ी थी। राजवीर कमरे में जाता है और माही के पीछे खड़े होकर कहता है, उन लोगों की बातों को अपने दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। माही पीछे पलटती है और उसके पीछे राजवीर खड़ा था। माही अपने एक हाथ से राजवीर को थोड़ा सा अपने से दूर करती हुई कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजवीर कहता, फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए देखने आ गया था। माही फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले 5 सालों में अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि इस तरह की बातें अब सुनने के बाद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राजवीर माही से कहता है, तुम उन लोगों की बातों को कभी सीरियसली मत लेना। माही कहती, राजवीर इन्होंने तो सिर्फ शुभ और अशुभ की बात की है। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है जिसे सुनने के बाद शायद जल्दी कोई बर्दाश्त भी ना कर पाए। आप तो छोड़कर मुझे निकल गए। आपको क्या पता, शादी के 15 दिन बाद जब लड़की मायके आकर बैठ जाती है तो लोगों के मुंह से क्या क्या ताने सुनने के लिए मिलते हैं। मौसी जी, वो तो औरत थी। एक औरत के मुंह से ये सुनकर कम दुख होता है, शर्म नहीं आती है? मैंने तो मर्दों के मुंह से भी ताने सुने हैं। राजवीर माही की तरफ देख रहा था। अगर आप मुझे अपना एहसास दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आपने मेरे लिए बोलकर कुछ एहसान कर दिया मुझ पर और मेरा दिल पिघल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये ताने भी मुझे आपकी वजह से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी जिंदगी के जो भी ताने सुनी हैं सिर्फ आपकी वजह से सुने हैं। आप मुझे ये बताने के लिए आए हो यहाँ पर कि मुझे उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना है। आपको पता है, जब शादी के 15 दिन बाद मुझे मायके छोड़कर चले गए थे तो मेरी मम्मी से पड़ोसन पूछा करती थी, क्या हुआ, 10 दिन से माही आपके घर पर बैठी है, जा क्यों नहीं रही है ससुराल? और जब हमारा डिवोर्स हुआ सभी को लगता था कि मैं ही गलत हूँ। लाडली होने के कारण कोई कहता था मुझे घर संभालना नहीं आता, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई कहता था मायके की लाडली थी, ससुराल में इतना लाड प्यार कौन देगा, इसलिए भाग के आ गई होगी। कोई कहता था हो सकता है शादी से पहले किसी और को चाहती हो, पति को पता चल गया हो और उसे घर से निकाल दिया। पर आपको पता है, इन सब में भी सबसे बेस्ट ताना क्या था? जब नुक्कड़ पर खड़े लड़के देखकर ये कहे कि मुझे मर्द को खुश करना नहीं आता। मैं अपने पति को खुश नहीं रख पाई और इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे सिखाएंगे कि मर्दों को कैसे खुश रखा जाता है। राजवीर, क्या मैं आपको खुश नहीं रख पाई थी? बात सही थी क्या उनकी? क्या सच में मुझे भी अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी कि एक मर्द मुझसे खुश हो पाता? राजवीर अपने हाथ माही के मुंह पर रखते हुए कहता है, कुछ मत कहो प्लीज, कुछ मत कहो। माही उसके हाथ को हटाते हुए कहती, क्यों, क्या हुआ? मेरे मुंह से सुनकर अच्छा नहीं लग रहा? सोचिए मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे वो लोग कहते होंगे कि मैं आपको खुश नहीं रख पाई, इसलिए आपने मुझे तलाक दे दिया। सोचिए मुझे कैसा लगता होगा। मुझे कोई लड़का अगर कुछ भी बोल दे तो मैं उसको परेशान करके रख देती थी, मार पीट कर घर आती थी। वही लड़के मेरे सामने खड़े होकर मुझसे कहते थे कि मुझे पति को खुश करना नहीं आया। उसने मुझे कहा कि वो मुझे सिखाएगा कि मर्दों को कैसे खुश किया जाता है। राजवीर पीछे पलट जाता है और कहता है, बस करो माही, नहीं सुन सकता ये सब बातें। माही उसके आगे खड़े होते कहती है, राजवीर मुश्किल लगता है सुनना। आज एक बार आपने अगर मेरे लिए कुछ बोल दिया तो आप यहाँ पर मुझे अपना एहसान दिखाने के लिए आ गए। मैंने इससे घटिया घटिया बातें सुनी है, ये तो कुछ नहीं है। मैं आपको और बता सकती हूँ मैं क्या क्या सुना है। 15 दिन में अगर पति साथ छोड़ देना, बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये सब बातें सुनकर राजवीर माही के गले पर पीछे से हाथ रखकर अपने करीब लाते हुए कहता है,
तुम्हारी कोई गलती नहीं थी उसमें, तुम निर्दोष थी। मैं और सरिता, हमारी गलती थी। माही अपने आप को राजवीर से छुड़ाते हुए ताली बजाती है। वाह राजवीर, कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि गलती आपकी और सरिता भाभी, सॉरी, अब वो मेरी भाभी नहीं तो गलती सरिता जी की है। लेकिन आज आप और आपकी बहन दोनों आजाद हैं। आप लोगों को कभी नहीं सुनना पड़ता है। आपकी बहन ने तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके छोड़ दिया। आपको पता है उसके बाद मेरी फैमिली पर कितनी ज्यादा लांछन लगाए लोगों ने। अगर आप पैसे वाले हो तो लोग भले ही आपके मुंह पर ना कुछ बोले, लेकिन पीठ पीछे बोलते जरूर हैं। पापा और भैया की वजह से कोई उनके मुंह पर कभी नहीं कहता था, लेकिन पीठ पीछे सभी ने कहा कि हम सरिता भाभी को सताया करते थे, हमने दहेज के लिए दबाव बनाया, हमने उनके साथ मारपीट की। कभी पैसे मांगे थे क्या मेरे भाई या पापा ने आपसे? आपको क्या लगता है पैसों की कमी थी मेरे परिवार में? हंसते हंसते मेरे भाई ने अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने तलाक के टाइम पर आपकी बहन को दे दी। लेकिन सुना है कि आपके जीजा जी ने उन सारी प्रॉपर्टी को फिर से डुबा दिया। और किसी की मेहनत की कमाई जब छीनोगे तो हजम नहीं कर पाता इंसान। वही उनके साथ हुआ। माही, मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। मुझे माफ कभी नहीं माफी मिलेगी आपको। माही राजवीर की बात पूरी होने से पहले ही बोली, आपकी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो मुझे तलाक दे दिया। ये बताइए, 15 दिन बाद मायके में छोड़ दिया, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, तलाक हो गया। तलाक और लोगों के ताने को सुनकर अगर मैं आत्महत्या कर लेती तो? दरवाजे पर खड़ा मयंक जाने कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। मयंक ने शीतल के हाथ को कसकर पकड़ लिया। शीतल ने अपने दूसरे हाथ से मयंक के बाजू को पकड़कर उसे इस बात का भरोसा दिया कि वो उसके साथ है। दोनों कमरे के अंदर आते हैं। माही मयंक को देखकर उस तरफ दौड़ जाती है और शीतल के गले लगकर खड़ी हो जाती है। वो अपने आप को रोने से रोक रही थी। मयंक अपने आग उगलती नजरों से राजवीर की तरफ देख रहा था। शीतल कहती है, आप दोनों भाई बहन की वजह से इन दोनों भाई बहन ने बहुत कुछ झेला है। उम्मीद है आप उसे और तकलीफ नहीं देंगे। अगर आपकी बात हो गई हो तो आप इस कमरे से प्लीज चले जाइए। राजवीर माही के कंधे पर हाथ रख के लिए बढ़ाता है तो मयंक उसके हाथ को पकड़ लेता है। राजवीर कमरे से बाहर निकल आया। इस वक्त अपने आप को कोस रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपने फैसले में उसने माही को कितनी तकलीफ दी थी वो उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था। उसके कानों में माही के शब्द अभी भी गूंज रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो गया कि उसने बात को दोनों तरीके से कैसे ना सोच के सिर्फ एक तरफा फैसला सुना दिया था। अपने कमरे में आकर वो दीवार पर जोर जोर से मारते हुए अपने आप को कोसे जा रहा था। गुस्सा शांत होने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है। सुधा जी और रंजीत जी किसी काम से राजवीर से बात करने के लिए उस कमरे में आ रहे थे। बाहर आंगन में क्या हुआ था ये भी उन्होंने देखा था और कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि राजवीर को अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। वो दोनों अंदर आते हैं और राजवीर के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। राजवीर के हाथ में काफी चोट आई थी जिससे खून निकल रहा था। सुधा जी उसके हाथों को देखते हुए फिर उसके कमरे से बाहर चली जाती है। किसी से कहकर वो फास्ट एड बॉक्स लेकर आती है और राजवीर के हाथों की पट्टी करने लगती है। राजवीर बिना अपनी माँ की तरफ देखे अपने हाथों को देखते हुए कहता है, माँ, बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। बिजनेस में तो अपना दिमाग दोनों बहुत ही तेज चला लिया, पर जब रिश्तों को संभालने की बात आई तो फेल हो गया। मैं फेल हो गया माँ। सुधा जी कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वो खुद को भी इस बात की जिम्मेदार मानती थी। उन्होंने भी तो एक बार भी नहीं रोका था राजवीर को, ना ही सरिता को। कहीं ना कहीं इन सब में सुधा जी और रंजीत जी भी उतने ही गुनहगार थे जितना राजवीर था। राजवीर के हाथ पर पट्टी बांधकर सुधा जी उठती है तो सामने दरवाजे पर सरिता को खड़ी पाती है। सरिता ने उन सब की बातें सुन ली थी। वो अंदर आती है और राजवीर के पास बैठते हुए कहती है, मैंने अपना घर तो खैर खुद ही तोड़ना चाहती थी तो मैंने तोड़ दिया था, पर भैया मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे कारण आपका भी घर टूट गया। राजवीर सरिता की तरफ न देखता है न उससे बातों का कोई जवाब देता है। सरिता की आवाज अब तक भारी हो चुकी थी और भरे हुए गले से कहती है, मुझे तो भगवान ने इस बात की सजा दे दी है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। भैया मैं
5 सालों से नाराज हो मुझसे, अब तो माफ कर दो। भगवान ने भी मुझे सजा दे दी है, अब आप अपनी सजा खत्म कर दो। तब तक पीछे से आवाज आती, क्या बात है, पूरा परिवार किस बारे में बातें कर रहा है? सभी पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां समीर खड़ा उन सब की तरफ देख रहा था। समीर अंदर आते हुए राजवीर के सामने खड़े होकर कहता है, साले साहब, पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे ये क्यों लग रहा है कि आप अपनी पहली पत्नी को पाने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हैं। पर आप भूलिए मत, आपकी शादी तान्या के साथ तय हो चुकी है। अब आप तान्या के साथ इतना गलत नहीं कर सकते। राजवीर समीर की तरफ देखता है, लेकिन उसे देखकर जवाब देना जरूरी नहीं समझता। समीर जब अपने आप को इग्नोर होते देखता है तो वो सुधा जी की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कहा था कि तान्या की शादी राजवीर से करवाएंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने कोई वचन नहीं दिया था। मैं चाहती थी मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन अगर मेरा बेटा फिर से माही से शादी करना चाहता है तो मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। समीर हंसते हुए कहता है, क्या बात है, पुरानी बहू दिख गई तो नए रिश्ते सारे फीके हो गए? रंजीत जी कहते हैं, हमने तान्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए बात की थी, पर राजवीर को ये मंजूर नहीं, तो हम राजवीर के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। समीर कहता है, मैं आपकी इस बांझ बेटी को झेल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आप मेरी बहन से अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। राजवीर बीच में ही कहता है, अपनी जुबान को संभाल कर बात करो। रही बात मेरी शादी की, तो मैं पहले भी कह रहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे ताने में कोई इंटरेस्ट ना आज है ना ही कभी होगा। ये बात मैंने तानिया को भी कई बार कह चुका हूँ और तुम्हें फिर से कह रहा हूँ। बाकी तुम्हारा अपना फैसला है, जो सोचना है चाहे सोच लो। अपने लिए समीर के मुंह से ऐसी बातें सब सुनकर सरता को रोना आता है और वो राजवीर के कंधे पर अपना सर रख लेती है। राजवीर अभी यूं ही बैठा हुआ था। समीर कहता है, राजवीर, तुम्हें तान्या से ही शादी करनी होगी। अगर तुमने तान्या से शादी नहीं किया तो इसका नतीजा तुम्हारी बहन को झेलना पड़ सकता है। आज समीर वही कह रहा है जो एक वक्त राजवीर ने कभी मैं को कहा करता था। सच कहते हैं, कर्म रिटर्न जरूर करता है। समीर की बात सुनकर राजवीर एक पल में अतीत से घूमकर आ गया। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी नीचे जमीन को देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। फिर वो समीर की तरफ देखता है और कहता है, तुम जो करना चाहते हो तुम कर लो। सरदा जो करना चाहती है वो करेगी और मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा। एक बार अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के बारे में सोचकर ले चुका हूँ, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है मुझे। फिर सरदा की तरह देखते हुए कहता है, तुम भी समझदार हो और समीर तुम भी समझदार हो। तुम दोनों जो फैसला लो खुद लो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी जिंदगी। एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अब मैं तुम लोगों के बारे में सोचकर नहीं कोई फैसला नहीं बदलूंगा, बल्कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर फैसला लूंगा। कहते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सुधा जी और रंजीत जी भी चले जाते हैं। समीर सरदा के पास आता है और अपने एक हाथ से दोनों गालों को पकड़ते हुए जोर से दबाते हुए कहता है, अपने भाई से कहो कि तान्या से शादी कर ले, वरना जिंदगी भर तुम्हारी भी औलाद न होने की सजा मैं खुद को नहीं दूंगा। मेरे लिए ऑप्शन आगे भी खुले हैं। सरता कसमसाते हुए अपने आप को छुड़ाती है और कहती है, अब मैं भैया से कभी कुछ नहीं कहूंगी। एक बार मेरे खातिर उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब दोबारा मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। समीर कहता है, ठीक है, फिर एक बार तो तुम्हारा तलाक हो ही चुका है, दोबारा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सरदा चौंक कर समीर की तरफ देखती है। समीर हंसते हुए कहता है, हाँ, अगर राजवीर नहीं माना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सरदा कुछ नहीं कहती है, कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर हल्दी की पार्टी में माही अपने कमरे से बाहर आती है तो अब वीर को ढूंढ रही थी, जो कि वही कुर्सी पर हल्दी में लटपट बैठा हुआ था। वो मुस्कुराती हुई जाती है और वीर को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, या आपने हल्दी लगाई है या हल्दी से होली खेली है? जिस तरफ सब हल्दी एक दूसरे को होली की तरह हल्दी से खेल रहे थे, उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहां पर होली खेल रहे हैं तो उन लोगों ने मुझे सो क्यूट वेरी हैंडसम बोलकर मुझे भी कलर कर दिया, पूरा का पूरा येलो कलर कर दिया। माही बोली, ये येलो कलर नहीं है, ये हल्दी है। वीर अपने हाथों में लगी हुई हल्दी को माही को लगाती हुए कहता है, मम्मा आपको भी हल्दी लग गई। माही मुस्कुराती है और वीर को कहती है, आपने कुछ खाया?
वीर हाँ में अपना सिर को हिलाता है और कहता है, नानी माँ ने खिला दिया है। तभी श्रवण वहां आ जाता है। माही श्रवण को देखती है और वीर को अपनी गोद से उतारते हुए कहती है, नानी के पास चले जाना। वो देखो वहां पर नानी माँ बैठी है, उनके पास आपके भाई बहन भी हैं, आप उनके साथ खेलें। वीर दौड़कर अपनी नानी माँ के पास चला जाता है। माही एक नजर वीर को वहां जाते हुए देखती है, फिर श्रवण से कहती है, कहिए श्रवण। श्रवण कहता है, माही बुरा मत मानना, मौसी थोड़े पुराने ख्यालों की है और उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं कि थोड़ी कठोर हो गई है। माही अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए कहती है, समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। और कुछ? श्रवण कहता है, अगर तुम्हारा तलाक हो चुका है इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? माही श्रवण को तुरंत देखकर कहती है, आप कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है तो क्या मुझे तुम एक मौका दे सकती हो? किस चीज के लिए मौका? माही, मैं अपनी शादी वाली बात को लेकर अभी श्योर हूँ। अगर शादीशुदा होती तो मैं अपने कदम पीछे कर सकता था, पर जब तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं है तो क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में शामिल कर लोगी? माही श्रवण से कहती है, श्रवण तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम मुझसे अगर शादी करना चाह रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी सोच भी काफी मॉडर्न है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। श्रवण कहता है, अगर तुम मासी से नाराज हो इसलिए मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माही कहती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी मासी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसे कई ज्यादा बड़े बड़े ताने मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन शादी मेरे लाइफ में नहीं है। राजवीर, जो कि कमरे से बाहर आ चुका था, सामने माही और श्रवण को बात करते देखता है। उसका आधा गुस्सा तो समीर की बातों से बढ़ा हुआ था और आधा श्रवण और माही को बात करते देखकर बढ़ चुका था। वो सामने जाकर बैठता है और उसकी नजर एक टक सिर्फ श्रवण और माही की बातों पर ही थी। श्रवण माही को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माही ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने बेटे के साथ खुश है और उसे अपनी जिंदगी में पति की जरूरत नहीं है। माही वहां से निकलकर जहां सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे वहां आती है। माही को देखती उसकी सहेलियां उसकी तरफ बढ़ जाती हैं। राजवीर जब देखता है कि माही श्रवण के पास से चली गई है तब वो श्रवण के पास आता है। श्रवण राजवीर को देखकर कहता है, आपको मेरी मासी के बारे में कैसे पता? राजवीर कहता है, ये सब छोड़ो, एक बात कहता हूँ ध्यान से सुनो, माही के आसपास भटकना बंद करो। श्रवण अपने दोनों हाथ आगे करते हुए कहता है, वेट वेट, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं माही के आसपास मंडरा रहा हूँ तो? राजवीर कहता है, बीबी है मेरी, प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें होगी अगर मेरी बात नहीं मानी तो। लेकिन उसका तो डाइवोर्स हो चुका है ना, उसका तो डाइवोर्स हो चुका है तो फिर शादी भी हो जाएगी। ओके, इट मीन्स आप उसके एक्स हो। अपने नाम के साथ एक्स शब्द छूते ही राजवीर गुस्से में श्रवण की तरफ देखते हुए कहता है, XYZ जो भी हो उसका, सिर्फ मैं हूँ, अपने आप को माही से दूर रखना। क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? राजवीर मल्होत्रा, गूगल कर लेना अगर ना पहचाना हो तो। कहते हुए राजवीर वहां से चला जाता है। श्रवण अपने बालों को खुजलाते हुए कहता है, इसका मतलब माही राजवीर मल्होत्रा की वाइफ थी। राजवीर माही को उसकी सहेलियों के साथ हल्दी को एक दूसरे पर लगाते हुए देखता है। उसका मन भी माही को हल्दी लगाने का था। उसने वहां रखे बर्तन से थोड़ी सी हल्दी हाथ में ले लिया, लेकिन उसे माही को हल्दी लगाने से बहुत ज्यादा संकोच हो रहा था। वो ऐसा कुछ काम अब नहीं करना चाहता था जिससे कि माही उससे नाराज हो जाए। धीरे धीरे वो माही की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है। उसके दोनों हाथों में हल्दी लगी थी और दोनों हाथों को उसने पीछे की तरफ बंद कर रखा था। माही अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी, तभी राजवीर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। माही के दोनों हाथ जो नाचते वक्त ऊपर थे, राजवीर के अचानक सामने आने के कारण ऊपर के ऊपर ही रह जाते हैं। वो धीरे से अपने हाथों को नीचे करती है और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए राजवीर की तरफ देखकर कहती है, अब क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, मैंने देखा सब ने तुम्हें हल्दी लगा दिया। हाँ तो ये कि मेरे हिस्से की हल्दी लगी गई। माही गुस्से से उंगली दिखाते हुए राजवीर से कहती है, देखिए राजवीर,
बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी कि मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो प्लीज अपना ये रोमांटिक वाला गेम किसी और के पास जाकर सिखाइए। मुझे अपना ये रोमांटिक हीरो वाला जो साइड मत दिखाइए, क्योंकि मैं आपका विलन वाला साइड देखा हुआ है। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो अच्छा है ना, तुम्हारे सामने मुझे कभी भी अच्छा बनने का एक्टिंग नहीं करना पड़ेगा। माही अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती, आपको मेरी बातों का बुरा नहीं लगता? राजवीर मुस्कुराहट के साथ उससे कहता है, नहीं लगता। तुम्हारे कहे किसी बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जो तुम कह रही हो और मेरा ही बोया हुआ है, तो काटना भी मुझे ही है। एक पति होने के नाते बीवी के ताने सुनने ही पड़ेंगे ना, वरना तुम भी जानती हो किसी और की हिम्मत नहीं कि राजवीर मल्होत्रा के सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। माही कहती है, तो आप मेरे साथ भी वैसे ही रहिए जैसे बाकी सबके साथ रहते हैं। एंड बाय द वे, यू आर नॉट माई हस्बैंड, आप एक्स हस्बैंड है मेरे। राजवीर माही को छेड़ते हुए कहता, तुम्हारा एक्स ही नहीं, तुम्हारा A to Z जो भी होगा मैं ही होऊंगा। बस हल्दी तो लगानी है, हल्दी लगाकर चला जाऊंगा। उसके लिए इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? माही वहां से पीछे की तरफ जाती हुई कहती, मुझे ना आपको लेक्चर देने का शौक है, ना ही आपसे हल्दी लगवाने का शौक है। सो प्लीज, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। कहती हुई वहां से आगे चली जाती है। राजवीर मुस्कुरा कर माही को जाते हुए देखता है। उसे फटाक से माही के दोनों गालों पर छुआते हुए हल्दी लगाकर कहता है, मेरा काम हो गया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें हल्दी लगा सकूं। कहते हुए जैसे ही पलटता है, राजवीर के पीछे तानिया खड़ी थी। तानिया अपने हाथों को राजवीर के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, राजवीर तुम्हें हल्दी लगाने के लिए ढूंढ रही थी। राजवीर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ता और कहता है, तान्या स्टे अवे फ्रॉम मी। कहकर तान्या को एक तरफ धकेलता और चला जाता है। माही तान्या को देखती है और फिर राजवीर को देखती है। उसी तरह तान्या भी एक बार माही को फिर राजवीर की तरफ देखती है। माही वहां से वापस अंदर की तरफ आ जाती है। हल्दी के खुमार में मयंक और शीतल एक दूसरे के साथ बहुत ही कोजी होकर एक दूसरे को हल्दी लगाते हुए डांस कर रहे थे। सरदा जब बाहर आती है तो उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। उन दोनों को साथ में देखकर उसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, जब कोई सुख दुख से दूर चला जाता है तब समझ में आता है कि वो इतना अच्छा था। बट मैं खुश हूँ कि तुम्हें कम से कम सही पार्टनर मिल गई। तभी समीर उसके पीछे खड़े होकर कहता है, क्या हुआ? एक्स पति को देखकर पुराना प्यार जाग तो नहीं गया? सरता उसकी तरफ देखने लगती है। समीर मुस्कुराते हुए कहता, आखिर एक जमाने में पति था तुम्हारा, यहाँ तक कि उसके बच्चे की माँ भी बन जाती अगर तुम चाहती तो। कहीं तुम्हें उसे खुश देखकर जलन तो नहीं हो रही है ना? सरता अपने पलकों को झुकाकर धीरे से कहती है, बस करो समीर, हम घर के बाहर हैं। घर के अंदर जितने जहर बोलते हो उतना काफी है। बाहर निकलकर गंदगी मत फैलाओ। समीर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, गंदगी तो मैं तब फैलाऊंगा जब तुम्हारा भाई तानिया से शादी करने से इनकार करेगा। पिछले 3 सालों से मैं मल्होत्रा एम्पायर को कंट्रोल करना चाहता था। सोचा था तुमसे शादी करके हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। लेकिन एक बार तानिया राजवीर की जिंदगी में आ गई तो तानिया के ऊपर मेरा कंट्रोल होगा और तानिया का कंट्रोल राजवीर पर होगा। तो इनडायरेक्ट मल्होत्रा एम्पायर मेरा है। सरता हैरान वाली नजरों से समीर की तरफ देखने लगती है। उधर कुलभूषण जी और शांति जी अपने तीनों बच्चों के साथ साइड में बैठे हुए थे। सभी को नाचते गाते हुए देख रहे थे। उनको वहां पर बैठे हुए देखकर रंजीत जी और सुधा जी भी उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और उनके बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। वीर उन दोनों को देखकर नमस्ते कहता है और कहता है, आप लोग हल्दी वाली होली नहीं खेलोगे? सुधा जी वीर की गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा वो लोग खेल रहे हैं, हम उन्हें बैठकर देखेंगे। वीर अपनी नानी के पास जाकर बैठते कहता, नाना नानी भी होली खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, बस साइड में बैठे हुए हैं। मैंने इन दोनों को तो हल्दी लगा दिया, मैं आपको भी हल्दी लगा दूं?
सुधा जी जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वीर दौड़ कर जाता है और वहां के हल्दी के बर्तन से हल्दी लेकर थोड़ा सा सुधा जी और थोड़ा सा रंजीत जी के गालों पर लगाकर कहता है, अभी आपकी भी होली हो गई। कुलभूषण जी वीर को अपने पास बुलाते हैं और वीर उनके गोद में जाकर बैठ जाता है। हल्दी की रस्म खुशी खुशी पूरी हो गई। सब खुश थे, खुशहाल थे। अगर कोई इस बीच में परेशान था तो वो था मल्होत्रा परिवार, क्योंकि हल्दी की खुशियों के बीच उनकी बेटी की जिंदगी में एक तूफान ने इंटर कर लिया था और तूफान को उसका पति समीर लेकर आया था। खाना खाने के लिए जब सब फूड काउंटर पर गए थे, उस वक्त मेहता परिवार को एक साथ हंसते खेलते खाना खाते देखकर सुधा जी ने एक बार अपने परिवार की तरफ देखा, जिसमें उनका बेटा कहीं और बैठकर खाना खा रहा था, बेटी कहीं और खा रही थी, जमाई और उसकी बहन किसी और जगह पर बैठे खा रहे थे। आज उनको अपने टूटे हुए परिवार को देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। आज रात मल्होत्रा परिवार की नींद गायब थी। राजवीर माही को कैसे मनाए ये सोचकर जाग रहा था। रंजीत जी और सुधा जी की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि उन्हें अपना परिवार पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा था। सरता और समीर एक ही बिस्तर पर होते हुए भी नदी के किनारों की तरह हो चुके थे। जहाँ सरता शादी को बचाने के लिए भगवान से मन्नतें कर रही थी, वहीं समीर किस तरह से राजवीर को दबाव बनाया जाए कि तान्या से शादी कर ले, इसके बारे में सोच रहा था। इन सब के बीच अगर कोई सबसे चैन से सोया हुआ था तो वो था वीर, जो अपनी मम्मी के पास बहुत ही बिंदास होकर अपनी मम्मी को पकड़े सो रहा था और माही अपने मोबाइल में ईमेल चेक करते हुए उसको सहला रही थी। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गई। अगली सुबह माही वीर को लेकर वहीं पास में एक छोटा सा फूलों का बगीचा था, वो दिखाने के लिए ले जाती है। वो घर के पीछे ही था। आज शाम को मेहंदी की रस्म थी, जिसके लिए दोपहर का समय सभी के पास घूमने फिरने के लिए था। सब अपने अपने हिसाब से घूमने फिरने वाली जगह पर जा चुके थे। वीर फूलों को देखकर बहुत खुश होता है और उन पर उड़ रही तितलियों को पकड़ने के लिए यहाँ से वहां दौड़ने लगता है। माही एक जगह खड़ी होकर वीर को खेलते हुए देख रही थी। तभी उसे अपने कानों के पास से आवाज आती, ये फूल भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे फीके लगते हैं। एक अनजान आवाज को अपने इतने करीब से सुनकर माही चौंक कर पीछे मुड़ती है। अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगती है। तभी सामने वाले ने माही को पकड़ लिया। माही एक झटके से उसके हाथ को हटाते हुए कहती है, आप आपको तमीज नहीं है लड़कियों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उनसे कितनी दूरी मेंटेन करना चाहिए। तभी समीर कहता है, जी हाँ, ये समीर था जो माही का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। समीर कहता है, मैंने देखा तुम यहाँ फूलों को देख रही हो, लेकिन मुझे यहाँ फूलों से ज्यादा खूबसूरत है तुम नजर आ रही हो। माही को उसकी बातें और उसके आंखें दोनों ही बद दिमाग सी लग रही थी। वो वहां से मुड़कर जाने लगती है। तभी समीर कहता है, राजवीर को अगर सबक सिखाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। माही के चलते कदम रुक जाते हैं और पलट कर कहती है, तुम राजवीर के जीजा हो ना, और तुम मेरी मदद करोगे उसको सबक सिखाने में। समीर दो कदम आगे आते हुए कहता है, जीजा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं तुम्हारे उससे बदला लेने में मदद कर सकता हूँ। माही समीर को थोड़ी देर देखती है, फिर उससे कहती है, लोग सच कहते थे आस्तीन का सांप वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा। मुझे राजवीर से कोई बदला लेना नहीं है और ना आज लेने का मन है, ना ही पहले कभी हुआ था। समीर कहता है, हम दोनों अगर मिल जाएं तो उन दोनों भाई बहन को अच्छा सबक सिखा सकती है। वहीं हंसती हुई कहती है, तुम जैसे लोग अगर घर में हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है राजवीर के परिवार को। समीर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर कहता है, वो लोग कितनी गलत हैं ये तुम भी जानती हो। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है मेरी बहन के साथ भी कर रहे हैं। माही ने कहा, तुम्हारी बहन कौन है? तानिया। जब तक तुम नहीं आई थी राजवीर की फैमिली उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे और मैं भी तैयार था, लेकिन तुम्हारे आते ही सब बदल गए। उन्होंने मेरी बहन को इस तरह से साइड कर दिया है कि जैसे कि दूध से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है। समीर बोला, तो उन्हें जाकर आप समझाइए। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं आने वाली, माही ने कहा। समीर कहता है, इसलिए तो कह रहा हूँ हम दोनों मिलकर उस परिवार को अपने हिसाब से चला सकते हैं। माही समीर की बातों को इग्नोर करते हुए वीर की तरफ बढ़ती हुई कहती, आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करना, और जब मुझसे बात करो
तो तुम मुझसे थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखना। माही वीर के पास जाती है और एक फूल उसके हाथ में देते हुए उसे लेकर जाने लगती है। तभी समीर पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है तुम में कि राजवीर अभी भी तुम्हारे लिए पागल है। समीर से अपने हाथ को छुड़ाते हुए माही कहती है, तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो। छोड़ो मेरा हाथ, वरना इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। समीर माही का हाथ नहीं छोड़ता और उसे खींचकर अपने करीब करने लगता है। माही अपने हाथों को खींचती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ देती है। समीर के लिए ये बहुत बड़ा इंसल्ट था कि लड़की ने उस पर हाथ उठाया। वो आगे बढ़कर उसको मारने लगता है। वीर जब देखता है कि समीर उसकी माँ को मार रहा है तो वो भी बीच में आकर, अंकल मेरे मम्मा को छोड़ दो, बोलते हुए समीर को धकेलने लगता है। समीर जिसने एक हाथ से माही के बालों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से वीर को दूसरी तरफ धकेलता है। माही जब देखती है कि वीर जमीन पर गिर गया तो उसे गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर पर हमला करती है। अब तक वीर उठकर आंगन की तरफ जा चुका था और मामा, नाना, मामा, मामी, कहाँ हो आप? मामू देखो ना, मम्मा को क्या हुआ है, बोलकर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मयंक, सरता और भी घर के दूसरे लोग भी वहां जाकर इकट्ठा हो चुके थे। वीर हाँफने लगता और हाँफते हाँफते जिस तरह से वो दौड़ कर आया था उस तरफ इशारा करने लगता है। मयंक उसे अपनी गोद में उठाकर उसे शीतल की गोद में देता है और जिस तरफ से इशारा कर रहा था उस तरफ दौड़कर जाता है। घर के कुछ लोग और उस तरफ दौड़ते हैं। जब वो सभी घर के पीछे फुलवाड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने देखा समीर जमीन पर लेटा हुआ और माही उसे मारी जा रही थी। समीर अपने हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसमें असफल हो रहा था क्योंकि अब तक जाने कितने ही बार माही ने उस पर हमला कर दिया था। राजवीर भी दूसरी तरफ से वहीं आ रहा था। उसने ये देखा तो दौड़कर भागते हुए आया और माही को कमर से पकड़कर पीछे खींचता है। तब तक मयंक आ जाता है और माही को अपने साथ अपने साइड करके कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ है यहाँ पर? समीर जो कि वहां पर लगभग मार खाकर लेटा हुआ था उठने की कोशिश करते हुए कहता, ये लड़की पूरी जंगली है, इसे लोगों के बीच में रहना सिखाओ। माही अपने आप को अपने भाई से छुड़ाते हुए कहती है, भैया छोड़ो, छोड़ो। माही जाने लगती है। मयंक और राजवीर दोनों माही को पीछे खींचते हैं। मयंक समीर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बहन अगर जंगली है तो उसे ये भी पता है कि किसी जंगली जानवर का शिकार किस तरह से करना है। इसलिए तुम मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे मेरी बहन को क्या सीखना है और क्या नहीं, क्योंकि अगर मेरी बहन जंगली हरकतें कर रही है तो उसी के साथ में करती है जो जंगली जानवरों वाले काम करते हैं। कहते हुए वो माही की तरफ देखता है। माही के बाल पूरे बिखरे हुए थे, दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और हाथों पर नाखूनों के निशान, चेहरे पर खरोच साफ नजर आ रहा था। मैंग उसके दुपट्टे को देखकर जब तक उसका दुपट्टा उठाता था तब तक राजवीर उसका दुपट्टा उठा चुका था। वो मैंग की तरफ दुपट्टा करते हुए उसे इशारा करके माही को देने के लिए कहता है। मैंग दुपट्टा लेता है और माही के कंधे पर डालते हुए कहता है, क्या हुआ था माही? माही समीर की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ लोगों को लगता है कि सबका कैरेक्टर उनकी तरह ही होता है। फिर 2 कदम समीर के आगे जाते हुए कहती, अगली बार से अगर मुझे हाथ लगाया तो याद रखना, मैं कोई अबला नारी नहीं कि तुम्हारे सामने। छोड़ो, बचाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कोई प्लीज मेरी मदद करो वाले राग नहीं अलापूंगी, बल्कि तुम्हें अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। कहते हुए अपने दुपट्टे से अपने हाथ मुंह को पोंछते हुए वहां से निकल जाती है। जो लोग समझदार थे वो समझ चुके थे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।